बाजार में 25 सालों से ज्यादा का अनुभव और निवेशकों के लिए संपत्ति बनाने का जज्बा मोतीलाल ओसवाल को मार्केट लीडर बनाता है। मोतीलाल ओसवाल आज भारत के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको पूरा बाजार सलाम करता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीएमडी हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्होंने 1987 में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की नींव रखी। मोतीलाल ओसवाल की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि इन्हें कई राज्यों और संस्थाओं की तरफ से कई अवार्ड मिल चुके हैं। मोतीलाल जी ने द एसेंस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट और द एसेंस ऑफ लाइफ नाम की 2 किताबें भी लिखी हैं। CNBC आवाज पर आज मेरे साथ मौजूद है मार्केट लीडर मोतीलाल ओसवाल, जो कि हैं फाउंडर एंड चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। मोतीलाल जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे, आपको तकरीबन 25-26 साल का तजुर्बा है इस बाजार पर। इसे एक मैच्योर मार्केट मानेंगे या फिर अब भी एक डेवलपिंग मार्केट मानेंगे जहां पर बहुत काम बाकी है? देखिए, 2 चीज़ें हैं मार्केट में मैच्योरिटी के हिसाब से। एक तो रेगुलेटरी सिस्टम एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो काउंट पे मुझे लगता है कि मार्केट्स आर मैच्योर्ड, बट एज फार एज द इन्वेस्टर्स काइंड ऑफ आई थिंक आई वुड से साइकोलॉजी और देयर काइंड ऑफ आई थिंक पैटर्न ऑफ इन्वेस्टिंग, और आई थिंक व्हेन यू लुक एट द काइंड ऑफ आई थिंक पार्टिसिपेशन फ्रॉम द काइंड ऑफ आई थिंक मेजर डोमेस्टिक प्लेयर्स, उसमें मुझे लगता है कि अभी भी हमारा मार्केट डेवलपिंग है। ये बताइए कि इतने साल के तजुर्बे में, मतलब ज़्यादातर दर्शक जो कार्यक्रम देखते हैं खुद भी मार्केट लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए व्हाट हैज़ बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी कि क्या वो पैमाने हैं जिनको देखकर ही मोतीलाल ओसवाल अपना पैसा डालने या ना डालने का निर्णय लेते हैं? देखिए, बाज़ार में डिफरेंट काइंड ऑफ आई वुड से कस्टमर सेगमेंट्स होते हैं। जैसे हमने हमारे हिसाब से एक सेगमेंटेशन किया है कस्टमर्स का, और काफ़ी हम अलग अलग तरीके से सेगमेंटाइज करते हैं। लेकिन मेजरली आई थिंक हम लोग सोचते हैं कि एक इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में आता है, और एक ट्रेडर है। बट 90-95% लोग हैं जो बीच में है, जो हाइब्रिड हम लोग बोलते हैं। और वहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि हाइब्रिड क्या होता है, वो जैसे राइजिंग मार्केट में सब एक स्टॉक लेते जाते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं, और फॉलिंग मार्केट में आई थिंक ट्रेडर बन जाते हैं। सो ये एक जो आपकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी है ना, उससे इन्वेस्टर को मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता है। उसमें क्या है, शॉर्ट टर्म में आई थिंक राइजिंग मार्केट में दे मेक वेरी लेस मनी बिकॉज दे कीप ऑन काइंड ऑफ आई थिंक ट्रेडिंग, और फॉलिंग मार्केट में वो मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टर बन जाते हैं बाई फोर्स, विच इज़ अ काइंड ऑफ आई थिंक बिग एरिया। आपने एक बात कही, वो ये कि जो कि हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी अब इस बाजार की संगिनी है, बहुत देखी जाएगी बिकॉज ऑफ यूरोपियन क्राइसिस, यूएस में फिस्कल क्लिफ, क्वांटिटेटिव ईजिंग, सब कुछ चल रहा है। अब जो लोग इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप, वॉलेटिलिटी का क्या वाकई फ़ायदा उठाया जा सकता है छोटे निवेशकों द्वारा या फिर HNIs द्वारा भी, या फिर ये सिर्फ बहुत ही मंझे हुए मार्केट लीडर्स के लिए है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अप्रोच ही वॉलेटिलिटी के दौरान भी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए इफ़ेक्टिव साबित होगी? देखिए, बहुत अच्छा ये एक मेरे ख्याल से इशू है और सवाल जो आपने उठाया है। आई थिंक वॉलेटिलिटी एक स्मॉल इन्वेस्टर से है, उनके लिए बहुत मुश्किल है वहाँ से पैसा बनाने का। जो मैच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स होते हैं, या आई थिंक जिनके पास एक अलग अलग काइंड ऑफ आई थिंक इन्वेस्टिंग टूल्स या टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो लोग फ़ायदे को वॉलेटिलिटी में उठा सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है कि उनको तो एक ही आई थिंक एक या 2 चीज़ें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए, कि भाई उनका स्टॉक सिलेक्शन कैसा है। लुकिंग बैक हम लोग बोल सकते हैं कि बाजार यहाँ से गिर गया या इतना बढ़ने वाला, लेकिन फ्यूचर में आप मेरे को बोलेंगे अगले 1-2 साल में क्या लगता है, बहुत डिफिकल्ट है बोलने का। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है कि भी हाउ डू वी सेलेक्ट राइट क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ है। अगर आप देखेंगे 20,000 के इंडेक्स में भी कई स्टॉक्स लास्ट 2008 में जब पीक हुआ था और 2007 दिसंबर में पीक हुआ था, उस टाइम से भी अगर अच्छे क्वालिटी स्टॉक उस टाइम भी लोगों ने खरीदे हैं ना, तो तभी भी उनका एक वेल्थ क्रिएट हुआ और पैसा बना है। सो आई थिंक सबसे मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो स्टॉक सिलेक्शन है उसका क्या अप्रोच है, और उसमें आप कैसे एक स्ट्रेटजी लेके अपना एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स, डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ आई थिंक स्टॉक्स का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मोतीलाल जी, ये सवाल उठता है कि 25 साल पहले जब आपने इस शेयर बाज़ार में कदम रखा, आपके साथ बहुत सारे और एसोसिएट्स रहे होंगे जिन्होंने काम या फिर नौजवान लोग जिन्होंने निवेश करना चाहा। नाउ यू हैव क्रिएटेड वेल्थ। व्हाट आर द मिस्टेक्स जो कि आमतौर पर निवेशक इस बाज़ार में बनाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर जैसा कि आपने कहा कि नॉलेज के बगैर एक पोर्टफोलियो खड़ा कर लिया टिप्स पर, या फिर कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं किया, या फिर जब ये पैसा बन रहा है तो निकलना चूज़ नहीं किया? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हर निवेशक को चौकन्ना रहना चाहिए?
देखिए, दो चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ तो है कि मैंने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका अपना कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं होता है, और अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं होगा तो डेफिनेटली मार्केट के मूव के हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी डिसाइड करते हो, वो एक बहुत एक डेंजरस चीज़ है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो ह्यूमन काइंड ऑफ आई थिंक ग्रीड एंड फियर है, सो रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत एक अलग से काइंड ऑफ आई थिंक वहाँ से रिएक्शन आता है। जब बाज़ार बढ़ता जाता है तो वो ग्रीडी होते जाते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो, उसमें एवरी राइज में अपना पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं। और जब बाज़ार रिवर्स ट्रेंड लेता है, जो नेचुरल है, तो उस टाइम वो फिर वहाँ से एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चुपचाप जो स्टॉक जो खरीदते हैं वहाँ पर लेके बैठ जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं। सो ये दो चीज़ें अगर थोड़ा सा कंट्रोल जाए ग्रीड और फियर पे, और अपना एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहे कि भाई मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 3 साल के लिए खरीद रहा हूँ, 5 साल के लिए खरीद रहा हूँ, मैं 3 घंटे के लिए खरीद रहा हूँ। इवन ट्रेडर है, उसको भी अपनी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है इन्वेस्टर के लिए डिसाइड करना, और उसके ऊपर आई थिंक उसको फॉलो करना, और ग्रीड एंड फियर पे जितना कंट्रोल हो सकता है डेफिनेटली वो उससे रिटेल इन्वेस्टर को, मुझे लगता है कि बाज़ार में पैसा बनाने की बहुत काइंड ऑफ आई थिंक अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन बहुत कम स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी, हमारे देश में एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जो कि अर्निंग है, जो कि इस वक्त निवेश शुरू कर सकती है। उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्योंकि उनके पास एक लंबा लाइफ स्पैन है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इस वक्त कितनी मौजूद है इस बाज़ार में, और क्या आप कहेंगे कि उनको अपने पोर्टफोलियो को, जैसे आपने कहा, डाइवर्सिफाई करिए, कितना हिस्सा यहाँ पर लगाना शुरू कर सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर लोगों की शिकायत ये रहती है कि मेरे पास समय ही नहीं है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज या डिसाइड भी करने के लिए। देखिए, इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है कि 2 पैरामीटर पे उसको डिसाइड करना चाहिए कि उसकी इन्वेस्टिंग एक डायरेक्ट इन्वेस्टिंग होनी चाहिए या आई थिंक एक एक्सपर्टीज हेल्प के थ्रू इन्वेस्टिंग होना चाहिए। टाइम और टैलेंट, अगर आपके पास टाइम है अपने पोर्टफोलियो के लिए और टैलेंट मतलब अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स की है, तो डेफिनेटली आप खुद अपना एक स्ट्रेटजी बना के उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन मुझे देखा है कि प्रोफेशनल्स और किसी के पास भी दोनों चीज़, किसी के पास टाइम है टैलेंट नहीं है, किसी के पास टैलेंट है टाइम नहीं है। सो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि या तो आप अपना पोर्टफोलियो कोई एक्सपर्ट्स के थ्रू आप अपना मैनेज करिए, या बेस्ट थिंग है कि आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड से, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अगर आप म्यूचुअल फंड्स को आप अपना इक्विटी पोर्शंस दे सकते हैं, और डेट पोर्शन के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस है। सो डेफिनेटली का टाइम और टैलेंट should be the biggest deciding factor whether you want to do it yourself or you want to delegate to somebody. चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन मोतीलाल ओसवाल के साथ मार्केट लीडर्स पर मुलाकात जारी रहेगी, साथ रहिएगा। मोतीलाल जी, इससे पहले आप बता रहे थे कि कैसे हर एक शख्स को जो कि इस बाजार का फ़ायदा उठाना चाहता है, उसे अपना एक एजेंडा, अपना एक पोर्टफोलियो, एक गोल बनाना चाहिए। ये समझाइए कि वर्तमान बाज़ार में हम किस तरीके का एक मूड देख रहे हैं। 2012 में एक अच्छा बाज़ार रहा, विदेशी निवेशकों का प्रवाह अच्छा खासा रहा, लेकिन घरेलू निवेशकों ने जब बाज़ार बढ़ा अपने पुराने नुकसान को निकालने की ही कोशिश की है। ऐसे में बाज़ार की तबीयत कैसी होती है? क्योंकि एक तरफ तो FIIs का ज़्यादा दबदबा रहता है, डोमेस्टिक प्रेजेंस घट जाती है, एंड आगे जाते हुए क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा जब ये बाज़ार और चढ़ेगा यहाँ से? देखिए, इस बार पिछले आप 4 साल में देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स नेट टू नेट मुझे यहाँ से पैसा लेके गए हैं, डायरेक्ट हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू हो, और बड़ा पैसा FIIs का है। रिटेल का एक साइकोलॉजी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि रिटेल जब बाजार एक तरफा बढ़ता है तो आई थिंक इन द फैग एंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर आते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हुई, ऊपर गया नीचे गया, देयर वाज नो बहुत एक क्लियर ट्रेंड नहीं था। सो रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा पैसा बनाने का मौका नहीं मिला। सो आई थिंक दे बिकेम मोर फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू ट्रेडर्स, बिकॉज छोटी छोटी जब आई थिंक एकदम से वॉलेटिलिटी आती है तो उनके हिसाब से वो फिर उनको समझ नहीं आता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऐसा एस्टेब्लिश नहीं था। हालांकि आप देखेंगे इस साल में भी मार्केट ने 25% रिटर्न दिया है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लगता नहीं कि बाजार बहुत बढ़ चुका है। सो आई थिंक जब एक तरफा डायरेक्शन होता है तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स आता है बाज़ार में, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है, और इसके हिसाब से आप इतना सारा यहाँ से पैसा निकलता हुआ आपने देखा है रिटेल का। आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका ग्लोबल इंटरेक्शन भी काफ़ी है। क्या वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, इंस्टीट्यूशंस या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इस बाज़ार को आकर्षक मानते हैं? क्योंकि काफ़ी वक्त तक यहाँ पर एक पॉलिसी लॉक जैम था जो कि हाल फिलहाल चलना शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले भी पैसा काफ़ी आया, गार वगैरह के छोटे बहुत झटके ज़रूर लगे जिनको शांत कर दिया गया, लेकिन विदेशी निवेशकों का इस बाज़ार में किन किन वजहों से कॉन्फिडेंस बढ़ा है?
देखिए, आई थिंक विदेशी इन्वेस्टमेंट का मेरे ख्याल से करीब 20 बिलियन डॉलर्स के करीब ये साल में ऑलरेडी हम लोग इन्फ्लो देख चुके हैं नेट। और सबसे ज़्यादा पैसा आया है मुझे लगता है सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में इतना एक्शन नहीं था। और ये जो पैसा आया इट इज़ नॉट इंडिया स्पेसिफिक। मुझे लगता है कि बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो इमर्जिंग मार्केट में पैसा डालते हैं, और इमर्जिंग मार्केट और जहाँ पर ग्रोथ हो। सो इंडिया आई थिंक जैसे इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ, आई वुड से इवन एट 5.5%, आई वुड से फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वी आर स्टिल ग्रोइंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो बहुत सारा पैसा आया है। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के लिए पैसा आया है, मुझे लगता है कि पैसा आई थिंक इमर्जिंग मार्केट्स के लिए आया है। और इंडिया है बिकॉज ऑफ आई थिंक हिस्टोरिकली हमारे अच्छा ये प्रदर्शन रहा है मार्केट का। आई थिंक ये साल में मुझे लगता है कि वी वुड बी द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। सो जब परफॉर्म करना चालू होता है तो जो बहुत सारे लोग जो फैंस में बैठे हैं वो लोग भी थोड़ा सा एक इंडेक्स के आई थिंक अलॉन्ग विद द इंडेक्स एलोकेशन दे आल्सो इंक्रीज द मनी। सो मुझे लगता है कि इंडिया स्पेसिफिक ये मनी नहीं है, इट इज़ ए मोर काइंड ऑफ इमर्जिंग मार्केट मनी। मोतीलाल जी, ये समझाइए कि आगे जाते हुए वॉलेटिलिटी का सिनारियो रहेगा इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि अब कुछ बहुत स्टेट इलेक्शंस, फिर बजट, ये पॉलिसी के जो लगता है कि फ़िलहाल पॉलिसीज़ और आएंगी और अप्रूव भी हो जाएंगी इस सरकार द्वारा, और फिर उसके आगे जाते हुए जनरल इलेक्शंस का एक माहौल बनेगा। हमने देखा है कि कॉर्पोरेट्स जिनके पास पैसे थे भी काफ़ी सहमे हुए रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत धुनाई हुई क्योंकि प्रोजेक्ट्स निकल नहीं रहे थे। सो क्या डोमेस्टिक वॉलेटिलिटी रहेगी, और साथ ही जो FIIs का पैसा है ये कितना लॉन्ग टर्म है, क्योंकि हमारी अपनी भागीदारी कम है इस बाज़ार में। सो फॉर द इक्विटी मार्केट्स 2013-14 और उसके आगे के लिए अगले 18 से 24 महीनों के लिए कोई नज़रिया? देखिए, मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमको उसमें डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखना चाहिए, और वो बाज़ार की एक चाल डिसाइड करेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हमारा फिस्कल डिसिप्लिन कैसे रहता है। आई थिंक आपने देखा होगा पिछले साल से फिस्कल डिसिप्लिन बहुत बढ़ चुका है, करीब 5.5% के आजू बाजू फिस्कल डिसिप्लिन का प्रोजेक्शन है, बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट उसको आई थिंक काफ़ी एफर्ट्स हुए हैं। जैसे अभी आपका देखेंगे कि डाइवेस्टमेंट्स का प्रोग्राम भी काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये हो जाएगा। तो फिस्कल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है RBI का एक इंटरेस्ट रेट सीनेरियो पे क्या आउटलुक रहता है। लास्ट जो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन हुआ था वो मेरे ख्याल से लास्ट अप्रैल में हुआ था। अभी 9 मंथ्स हो चुके हैं और अभी ऐसा कोई रिलीफ आया नहीं है, और इमीडिएटली लेट्स सी आई थिंक अगले कुछ हफ्तों में क्या आ सकता है। सो RBI का आई थिंक इंटरेस्ट रेट के ऊपर सीनेरियो क्या रहेगा। और तीसरा रहता है कि ग्लोबल इक्विटी एलोकेशन आई थिंक टू इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स वो कैसा रहेगा। लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहेगा, लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, उसके साथ मार्केट 25% बढ़ चुका है। अगर ये फ्लो आता रहेगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छा माहौल बना रह सकता है। लेकिन कई इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है, डिफेंसिव सेक्टर्स को, जैसे कि फार्मा, FMCG आदि। आगे जाते हुए किन किन इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ मानते हैं कि कंज्यूमर स्टेपल्स एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि अभी खिलनी बाकी है। कई लोगों को लगता है कि जी नहीं, वैल्यू बाकी क्षेत्रों में है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, और वहाँ से उभार आएगा। ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हुए कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेसेस जो अच्छे लगते हैं? देखिए, एक तो जो सेक्टर्स जो पिछले 2 साल में अच्छे किए हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, आई थिंक आई वुड से प्राइवेट बैंकिंग ने काफ़ी अच्छा किया है। मुझे लगता है कि ये और अच्छा करते रहेंगे। सो ये सेक्टर अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा अच्छी तो आपके पब्लिक सेक्टर काइंड ऑफ आई थिंक बैंक्स है जो काफ़ी पिटे हुए हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का परफॉर्मेंस जारी रहेगा। दूसरा जो सेक्टर जैसे आपने बताया कि कंजम्पशन में FMCG और फार्मास्यूटिकल्स लास्ट 2-3 साल में इनके नतीजे भी अच्छा है, और मुझे लगता है वो कंजम्पशन स्टोरी चालू रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का पैसा एक नरेगा के थ्रू और जो रूरल इकोनॉमी में जा रहा है तो वो कंजम्पशन डेफिनेटली चालू रहेगा। और तीसरा जो सेक्टर जो एक बहुत बड़ा पिटा हुआ सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी काफ़ी उधर एक पुश हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी काफ़ी पुश है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्पेशली पावर वगैरह में काफ़ी इन्वेस्टमेंट जाएगा। सो अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है। सो पावर सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, रिटेल पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे लगता है कि 5 से 6 सेक्टर्स और 12 से 15 स्टॉक्स उनके डायरेक्ट पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो आई थिंक उससे ऐसा काफ़ी उनका डिरिस्क हो जाएगा पोर्टफोलियो। चलिए यहाँ पर लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। CNBC आवाज़ पर मार्केट लीडर मोतीलाल ओसवाल आपको बता रहे हैं कि क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर और शायद आगे जाते हुए खुद मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। ये समझाइए कि इस वक्त आपको
एज अ मार्केट लीडर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, सरकार से क्या उम्मीद है पॉलिसी के मोर्चे पर, रेगुलेशन के मोर्चे पर, जिससे कि ये शेयर बाजार जो है इसमें पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी बढ़े और इसमें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो ज़्यादा दुरुस्त हो, हेल्दी हो? देखिए, आई थिंक ये जो नई स्कीम जो लास्ट बजट में अप्रूव हुई थी, राजीव गांधी स्कीम, मुझे लगता है कि उससे काफ़ी नए लोग उसमें आएंगे। लेकिन एक शुरुआत, एक छोटी सी काइंड ऑफ आई थिंक कोशिश है नए इन्वेस्टर को लाने की। लेकिन ऑलरेडी आप देखेंगे इतने सारे नए इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग यहाँ बाज़ार में कुछ ना कुछ कारण से आई थिंक समवेयर दे आर नॉट रियली एक्टिव। सो कुछ मुझे लगता है कि कुछ ऐसे रीजन है जो सरकार को उसमें देखना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, हमारी इंडियन मार्केट में कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कंपेयर टू अदर मार्केट्स बहुत हाई है। आज एट ब्रोकरेज लेवल, आज मैं अगर 1 रुपया चार्ज करता हूँ इन्वेस्टर को, उसमें 40 पैसा मेरा गवर्नमेंट टैक्सेज में चला जाता है और 60 पैसा मेरा ब्रोकरेज में आता है। उसमें से मैं अपना एक्सपेंडिचर वगैरह करके आई मेक काइंड ऑफ ट्राई टू मेक सम मनी। बहुत डिफिकल्ट है पैसा बनाना हमारे लिए इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, बट आई थिंक 100 में से अगर 40 पैसा गवर्नमेंट टैक्सेज, STT, आपकी स्टाम्प ड्यूटी और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कॉस्ट उसमें चला जाता है, तो मुझे लगता है सर्विस टैक्स वो काफ़ी एक हाई है। वो सरकार को देखना चाहिए कि कैसे उसमें रैशनलाइज करके कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इन्वेस्टर्स काइंड ऑफ आई थिंक सम मोर, आई वुड से राजीव गांधी इज़ फॉर न्यू प्लेयर्स, बट एग्जिस्टिंग लोगों के लिए जैसे एक ऐसी कोई स्कीम मत, कैसे रिटेल इन्वेस्ट के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट है SIP। सो अगर जो रिटेल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अगर SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट क्या उसमें कुछ टैक्स रिबेट दे सकती है क्या इन इक्विटी में? SIP कैन बी इन म्यूचुअल फंड्स, SIP कैन बी इवन इन इक्विटीज़। सो SIP एक ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी है जहाँ पर इन्वेस्ट को ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं रहती है और लॉन्ग टर्म में उसका पैसा भी अच्छा बनता है और एक अच्छा सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है रेगुलरली। सो मुझे लगता है कि SIP में कुछ ना कुछ ऐसा छूट आ सकती हैं तो रिटेल इन्वेस्ट को उससे एक अच्छा इंसेंटिव भी मिलेगा और इंकरेजमेंट मिलेगा पुराने और नए लोगों को एक्टिव करने का। जी, वही कि जो आप कह रहे हैं कि पुराने इन्वेस्टर्स को और इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट एक अप्रोच रखे, जैसा कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखना चाहिए। अब जब कोई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो पर नज़र डालता है, उसका बेंचमार्क या उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? यानी कि जैसे कि इस साल शेयर बाजार में हमें 25% का रिटर्न मिला, क्या आपके पोर्टफोलियो को कम से कम उतना रिटर्न के इर्द गिर्द रहना चाहिए इवन दो यू आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? हाउ डू यू बेंचमार्क इट कि देखिए मेरा पोर्टफोलियो अब अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कुछ रीजिक की ज़रूरत है या फिर आई एम गोइंग टू स्टे विद इट? कैसे ये सारे निर्णय लिए जाएं? देखिए, इन्वेस्टर्स को नॉर्मली आई थिंक मार्केट से दो चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मेरे को मार्केट से आउट परफॉर्म करना है या मुझे आई थिंक अपना एक रिटर्न जो है मुझे एक पॉजिटिव रिटर्न चाहिए। बिकॉज मार्केट से आप बेंचमार्क करने की कुछ स्ट्रेटजी अलग रहेगी, एक पॉजिटिव रिटर्न के लिए आपकी स्ट्रेटजी अलग रहेगी। सो अगर पॉजिटिव रिटर्न आपको चाहिए मार्केट से तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म ब्लू चिप स्टॉक्स आई थिंक खरीदने चाहिए या SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप इसमें वॉलेटिलिटी में बिलीव करते हैं और आपको एक मार्केट से आउट परफॉर्म करना है तो उसमें स्ट्रेटजी में आपको डेफिनेटली यू नीड टू हैव आई थिंक सम वॉलेटाइल स्टॉक्स, सम हाई बीटा स्टॉक्स, सम काइंड ऑफ आई थिंक ब्लू चिप स्टॉक्स। सो दैट विल बी स्लाइटली हाई रिस्क स्ट्रेटजी कंपेयर टू आई वुड से लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ आई थिंक फिक्स काइंड ऑफ आई थिंक रिटर्न स्ट्रेटजी। सो दोनों को अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टर को अपना प्रोफाइल देख के उसके हिसाब से स्ट्रेटजी एक डिसाइड करनी चाहिए। गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, जैसे कि हमने एक उम्मीद बंधी हुई है कि देखिए डाइवेस्टमेंट प्ले जो है वो थोड़ा सा और तूल पकड़ेगा क्योंकि सरकार को इस पैसे की सख्त ज़रूरत है फिस्कल डेफिसिट को काबू करने के लिए। RBI के साथ भी उनकी कुछ अनमनी थी क्योंकि ये फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल था, डाउनग्रेड्स की बात थी। इस डाइवेस्टमेंट पर आप क्या उम्मीद रखेंगे कि यानी कि किस तरीके का एक रूट लिया जा सकता है जिससे कि सरकार को भी फ़ायदा हो और पार्टिसिपेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा? देखिए, आप देखेंगे पिछले कुछ इश्यूज़ में आई थिंक प्राइसिंग बहुत अच्छा हुआ है जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को एक बाजार का जो बेंचमार्क है उससे एक अच्छा डिस्काउंट मिला है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक रिटेल को लाने के लिए कुछ ना कुछ हुक चाहिए। सो अगर आपका प्राइसिंग अट्रैक्टिव होता है, जैसे भारतीय इंफ्राटेल आई थिंक रिटेल के लिए इतना प्राइसिंग अट्रैक्टिव नहीं था तो इसके लिए उनको ज़्यादा उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। लेकिन आप देखेंगे NMDC में आई थिंक उसमें एक अच्छा डिस्काउंट था वो उनको मिला है। तो आई थिंक प्राइसिंग एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टर्स को लाने का। तो यानी कि इस वक्त इन्वेस्टर्स बहुत ही पिकी हैं। जैसा कि हमने एक बहार देखी थी IPOs की बुल फेज के दौरान 2007 के दौरान खास तौर पे जहां पर हर तरीके का IPO चल जाता था, लेकिन इस वक्त आप कहेंगे बहुत प्राइस सेंसिटिव है ये मार्केट?
प्राइस सेंसिटिव भी है और कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं है अभी। बड़ी बहुत टाइम के बाद थोड़े से एक इशू अपने दिख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में थोड़ी और प्राइमरी मार्केट में एक्टिविटी दिख रही है। सो शुरू में डेफिनेटली एक प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद थोड़ा सा बाजार में यूफोरिया बढ़ेगा तो उसके बाद तो आई थिंक ऑटोमेटिकली जो लोग जो साइड में बैठे हुए हैं आके पैसा उसमें डालेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने हमें ये तो बताया कि वॉलेटिलिटी हमारे साथ रहने वाली है, लेकिन इस बाजार को लेकर वो खुद कितने बुलिश हैं या कॉशियस हैं? देखिए मार्केट ऑलरेडी आप देखेंगे कि 25% ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए तो कंसोलिडेशन रहेगा। आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट काइंड ऑफ आई थिंक टू जीडीपी रेशियो जो हमारा करीब 7% हो चुका था आई थिंक पिछले बुल में, अभी वापस करीब 4.5-5% हो चुका है। तो बहुत ज़रूरत है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट कैसे बढ़े। तो आप देखेंगे पिछले 4 साल में कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऑन एन एवरेज आई थिंक ग्रोथ हैज़ बीन आई थिंक 7% और 8%, विच इज़ वेरी लो इन आवर काइंड ऑफ इकोनॉमी। सो वी नीड टू सी आई थिंक दैट कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ कैसे जल्दी से जल्दी बढ़े। और मुझे लगता है कि 2014 में एक 13 से 14% कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ का हमारा एस्टिमेट है। तो उस टाइम आई थिंक थोड़ा सा बाजार में और एक्टिविटी बढ़ सकता है, बट काफ़ी हद तक बाजार बढ़ चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि ये बजट से पहले मुझे लगता है कि इंडेक्स न्यू हाई हो सकता है, नहीं तो डेफिनेटली आपके 2013 में एंड तक एक अच्छा न्यू हाई बनने की आशा है। लेकिन इन्वेस्टर्स को पैसा वहीं बनेगा जहाँ पर एक अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक आप देखेंगे कि बहुत बढ़ चुके हैं। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़रूरत है इन्वेस्टर को देखने के लिए, और ऐसे स्टॉक में देखना चाहिए जहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, मार्केट्स काइंड ऑफ आई थिंक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, और जहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं हो या काइंड ऑफ आई थिंक कोई ये जो टिप्स वगैरह का जो बिज़नेस होता है उस पर ध्यान नहीं देके एक अच्छा पोर्टफोलियो बने, तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मोतीलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की मुलाकात के लिए CNBC आवाज़ के साथ।